Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's start our lecture। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के साथ। तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? तो जैसे मान लो आपको एक बिज़नेस खोलना है ना, तो एक फर्म अगर आपको खोलना है तो आप अकेले लेट्स से नहीं खोलते हो, आप किसी के साथ पार्टनर होकर खोलते हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब वन या एक से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं, उसके बाद वी सॉल्व देयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात होती है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? तो आप कोई बिजनेस जब सेटअप करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें आप कुछ अपना पैसा इन्फ्यूज़ करते हो, है ना। पैसा इन्फ्यूज़ करते हो तो जो पैसा आप लगाते हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आप ऑफिस दोगे, ऑफिस का रेंट दोगे, है ना, और वो सब चीज़ें दोगे। उसके बाद आप वर्कर्स को हायर करोगे, उसमें पैसा दोगे। तो वो सब जो चीज़ें आप, हो सकता है लैंड खरीदो, तो उसके लिए जो सारा पैसा होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जो आप पैसा उसमें लगाते हो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स मतलब आपके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है उस बिजनेस में। हो सकता है आपने स्टार्ट अकेले किया हो, है ना, बट कुछ टाइम बाद कुछ और लोग आपके साथ पार्टनर होके आ गए हों, ठीक है। तो वो होते हैं आपके पार्टनर्स। पार्टनर्स मतलब जो बिजनेस में अपना स्टेक होल्ड करते हैं, जिनका बिजनेस में थोड़ा हक होता है एज कम, मतलब जो आप, जैसे मान लो आपने बिजनेस खोला है ना, आपने अपने लेट्स से भाई के साथ बिजनेस खोला, तो आपका भाई उस बिजनेस में आपका पार्टनर है, करेक्ट। तो दीज आर कॉल्ड पार्टनर। अब तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप अपना लगाते हो चीज़ें, मतलब जैसे आपने पैसा लगाया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने टाइम लगाया तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो आप लगा रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, है ना। आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना पैसा दे रहे हो। तो जनरली हम जो क्वेश्चंस करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को सबका प्रोडक्ट मानते हैं। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा लिया, एक तो हम पैसा लगाते हैं, है ना, और वो पैसा कितने टाइम तक लगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो काउंटेड व्हेन वी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम तो दोनों कर रहे हैं ना, हम पैसा भी लगा रहे हैं और हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं, है ना। तो दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब उसके बाद पार्टनरशिप की बात करते हैं, कौन कौन सी टाइप की पार्टनरशिप होती हैं। तो एक होती है जनरल पार्टनरशिप, है ना, जिसमें इस जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई दोनों मिल, जैसे मान लो मैं और आपने मिलके हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, करेक्ट। तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट करके हमने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो प्रॉफिट जो है उसी रेशियो में शेयर होगा जिस रेशियो में हमने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। लेट्स से मैं बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, है ना, बट आपने लेट्स से आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपने पैसा भी ज़्यादा लगाया। तो जो प्रॉफिट होता है वो 1:2 के रेशियो में अभी डिवाइड होगा। फिर समझ में आ गया ना, जितना पैसा लगा है उसके बेसिस पे प्रॉफिट और जो लॉस है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है, मतलब कि दोनों ने स्टार्ट सेम से किया था। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो दोनों ने पैसा सेम टाइम पे लगाया था। ऐसा नहीं कि मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 1 साल तक मैंने 1 लाख रुपए लगाया और फिर आप आए अगले साल आपने बोला कि मैं अब 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ, है ना। तो इस केस में ये रेशियो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये रेशियो तभी वैलिड होगा जब सेम टाइम पे पैसा लगाया हो दोनों ने। मतलब कि जैसे मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसी पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये होती जनरल पार्टनरशिप, जिसमें मैं किसी पार्टनर के साथ मतलब पार्टनर के साथ मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लगाए कुछ पैसे, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, आपने 2 लाख रुपए लगा दिए, है ना। तो ये जो 1 लाख 2 लाख आपने लगाए, आपने 2 लाख लगाए, 1 लाख लगाए, मैंने हमने सेम टाइम पे लगाया, है ना। जब बिजनेस खुला तभी हमने लगाए सारे पैसे। तो इस केस में जो प्रॉफिट्स होगा, जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का 1 साल बाद, 2 साल बाद, या जो भी जब भी आएगा, जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वो डिवाइड होगा 1:2 के रेशियो में। मतलब इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इसको कम मिलेगा क्योंकि इसने पैसा ज़्यादा लगाया है ना। ये हो गई एक टाइप की पार्टनरशिप। इसके बाद दूसरी आती है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, वेरी करता है। वेरी क्या करता है, टाइम और मनी दोनों। अब जैसे मान लो मैंने बिजनेस खोला, ठीक है, मैंने बिजनेस खोला, मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। अब मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, फिर 6 महीने बाद मैंने एक और फाउंडर ले लिया इसमें। लेट्स से मैंने एक और बंदा ले आया अपने अपने बिजनेस में। एक और बंदा अगर मैं ले आया 6 महीने बाद और उसने भी लेट्स से 1 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, और फिर 1 साल हो जाता है, तो 1 साल बाद जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए तो पूरे साल के लिए लगाया, बट इसने 1 लाख रुपए सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया ना, क्योंकि ये तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उस केस में अलग होता है, हम देखेंगे कैसे होता है। उस केस में हम ये यूज करते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है। इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है, कैपिटल इनटू टाइम। तो यहाँ मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, है ना। बट जो ये बंदा है इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, दैट इज हाफ एन ईयर। तो इस जो ये रेशियो आएगा, रेशियो वुड बी 2:1। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें मेरे को 2 गुना मिलेगा और इसको 1 गुना मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो उस टाइप से हम निकालते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके देखते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सतीश एंड राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000 एंड 18,000। तो सतीश और राम ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। सतीश ने लगाए कितने रुपए, 12,000 रुपए, ठीक है। और राम ने कितने रुपए लगाए, राम ने लगाए 18,000 रुपए, ठीक है। सतीश ने लगाया 12,000, राम ने लगाया 18,000। द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹35,000। और इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, 35,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ राम एंड सतीश इन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक साल बाद सतीश और राम का प्रॉफिट कैसे होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो हम जब भी याद रखो, जब भी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना है दोनों का। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, ठीक है। तो सतीश की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो सतीश ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपए, ठीक है। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए, तो यहाँ इंटू 1 कर दो। फिर जो राम है उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 18,000 का, है ना। राम ने 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने साल के लिए किया, 1 साल के लिए किया, ठीक है। तो सतीश के इन्वेस्टमेंट और राम के इन्वेस्टमेंट के बीच में रेशियो कितना आ गया, 12,000 डिवाइडेड बाय 18,000, करेक्ट। अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 है, 6 3 18, 6 2 12, तो 2:3। तो जो प्रॉफिट आएगा ये 35,000 का, ये भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। ये भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो हमने रेशियोज में देखा था कि जब ऐसा रेशियो होता है, जब हमको ये कोई क्वांटिटी डिवाइड करनी होती है रेशियो में, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं 2x, फिर मान लेते हैं हम 3x, है ना। तो इसको सतीश का लेट से 2x है प्रॉफिट और रमेश का कितना है, 3x है, या राम का 3x है। तो दोनों का मिला के कितना है, दोनों का मिला के है कितना, 35,000, है ना। तो 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा आपका 35,000 और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 7,000। तो इसका मतलब सतीश के पास कितना जाएगा, सतीश के पास जाएगा 2x, 2x मतलब 7,000 इंटू 2 दैट इज 14,000। तो 14,000 जाएगा सतीश के पास, और राम के पास कितना जाएगा, राम के पास जाएगा 3x दैट इज 21,000, ठीक है। इस टाइप से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसके सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से होंगे। इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है ना, और बाद में वो प्रॉफिट हमको मेजर करना है। अब और क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये क्या बोल रहा है, राकेश सेटअप अ फैक्ट्री विद अ कैपिटल ऑफ ₹90,000। तो राकेश ने एक फैक्ट्री लगाई, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उसने उसमें 90,000 रुपये लगाए, ठीक है। रमेश ज्वाइंड हिम लेटर, ये देखो रमेश ज्वाइंड हिम लेटर, मतलब साथ में इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, रमेश कुछ टाइम बाद आया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है यहाँ पे कि रमेश जो है उसने राकेश को ज्वाइन किया कुछ टाइम बाद, ठीक है। और लेट से हम मान लेते हैं कि लेट से रमेश ने उसको x महीने बाद ज्वाइन किया, ठीक है, x महीने बाद ज्वाइन किया, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। तो रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपये किया, ठीक है, समझ में आ गया। द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹68,000। तो 1 साल बाद, जब 1 साल हो गया बिजनेस को स्टार्ट करे से, मतलब स्टार्ट डेट से, जब राकेश ने स्टार्ट किया था, राकेश ने t=0 पे स्टार्ट किया था, जब उससे 1 साल हो गया, मतलब राकेश ने t=0 पे स्टार्ट किया है, उससे 1 साल जब हो गया, तो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट आया 68,000, ठीक है, समझ में आ गया। फाइंड व्हेन रमेश ज्वाइंड राकेश एज द पार्टनर, मतलब ये जो हमने माना ना कि रमेश जो है वो राकेश को ज्वाइन करता है x मंथ्स बाद, तो ये x निकालना है हमको। इफ राकेश शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹48,000, तो राकेश को कितना प्रॉफिट मिला है, राकेश का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 48,000, ठीक है। तो इसका मतलब रमेश का कितना होगा, रमेश का माइनस कर दो आप, 68 में से 48 माइनस कर दो, कितना आया, 20,000।
तो इसका मतलब रमेश का जो प्रॉफिट है वो कितना है 20,000 का, और राकेश का कितना है 48,000 का। ठीक है, अभी हमको समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, एक टाइमलाइन बनाते हैं इधर। इस टाइमलाइन में t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब राकेश ने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया था, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था यहाँ से। ठीक है, इसने 90,000 रुपये लगाए थे यहाँ पे। ठीक है, इसने लगाए पूरे पैसे 1 साल के लिए, मतलब 1 साल बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं 1 साल तक का टाइमलाइन है ना। तो इसने पैसे लगाए 1 साल के लिए। फिर इसको कौन ज्वाइन करता है, रमेश। ठीक है, रमेश इसको ज्वाइन करता है कुछ महीने बाद, लेट से x महीने बाद, तो x मंथ्स बाद जो है रमेश इसको ज्वाइन करता है, और फिर ये इसमें पैसे लगाता है कितना, 50,000 रुपये। ठीक है, तो अगर हम 1 साल तक की बात करें तो राकेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ राकेश कितना हुआ, राकेश ने कितना इन्वेस्ट किया जो सबसे पहले खोला था t इक्वल टू 0, उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसने पैसे जितने लगाए, कितना पैसा लगाया उसने, 90,000 रुपये लगाया उसने, है ना। 90,000 रुपये लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, हम कब तक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 साल के लिए। तो उसने पूरे 1 साल के लिए पैसा लगाया है ना। समझ में आ गया, ये 90 है। ठीक है, 99 में समझ लेना, 90 है ये 90,000 है ना। तो इरेज कर देंगे इसको, रुको। चलो, ये है 90,000, 90,000 पैसा लगाया इसने 1 साल के लिए। ठीक है, अब वहीं रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये मजेदार बात है। रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000। 50,000 बट कितने टाइम के लिए किया है इसने इन्वेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए इसने इन्वेस्ट किया है, इतने टाइम के लिए। ये इतना टाइम कितना है, क्योंकि हम 1 साल बाद तक की बात कर रहे हैं, और इसने इसको ज्वाइन किया था x मंथ्स बाद, है ना। x मंथ बाद इसने ज्वाइन किया ना। तो टोटल कितने महीने होते हैं साल में, 12। तो 12 माइनस x मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है ना। यही तो हुआ, 12 माइनस x मंथ्स के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है, कितना, 12 माइनस एक्स। बट ये ध्यान रखना कि ये महीना है और यहाँ साल है, तो हमको यहाँ भी महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 12 महीने। समझ में आ रहा है ना। तो राकेश ने 90,000 इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए, और जो रमेश था उसने 50,000 इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए, 12 माइनस एक्स महीने के लिए। और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स वो महीना है जब रमेश ने ज्वाइन किया राकेश को एज अ पार्टनर। समझ में आ रहा है। तो बाकी साल में कितने महीने बचे, 12 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स महीने बाद ज्वाइन किया था तो साल में आगे कितने बचे, 12 माइनस एक्स। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। राकेश की इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय रमेश की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो इसके बीच में हम रेशियो निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा, जो प्रॉफिट का रेशियो है उसके बराबर होगा, है ना। वही तो होगा 48,000 बाय 20,000। तो हम ये करते हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या किया हमने, राकेश ने इन्वेस्ट किया था 90,000, 90,000 इसने इन्वेस्ट किया था 12 महीने के लिए। वहीं जो रमेश है उसने इन्वेस्ट किया था 50,000 कितने महीनों के लिए, 12 माइनस एक्स महीनों के लिए, है ना, क्योंकि एक्स महीने बाद वो ज्वाइन किया था। हमको निकालना क्या है इसमें कि कब रमेश ने ज्वाइन किया, तो हमने माना था कि रमेश ने एक्स महीने बाद ज्वाइन किया, तो टोटल महीने बचे कितने साल में, 12 माइनस एक्स। ये किसके बराबर होगा, ये इनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, दैट इज 48,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 टेंजा और ये आएगा 24, फिर यहाँ से 12 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 12/5, करेक्ट। फिर यहाँ से भी हम ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 12 इंटू 5, है ना, ये 5 इधर चला जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 5 इंटू 12 माइनस एक्स, है ना, यही आएगा। ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। तो 5 कट गया इधर से, 12 कट गया इधर से, क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रमेश ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया था। रमेश ने कब ज्वाइन किया था, 3 महीने बाद ज्वाइन किया था। समझ में आ रहा है। जितने पार्टनरशिप के क्वेश्चन है सारे ऐसे ही होते हैं, एक ही फंडा है। एक फंडा क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल, जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसने जितना टाइम इन्वेस्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इसका हम रेशियो निकालते हैं, इसका हम रेशियो निकालते हैं, और उसी रेशियो में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। बस यही है, बस एक ही चीज़ है, एक ही कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन में लगेगा, वो यही है। इसी में वेरिएशन आएंगे, है ना।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नरेश गोपी सारनाथ स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, 20,000 एंड 20,000। तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इसी में वेरिएशन आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ही सेम कंसेप्ट होगा बट सब में वेरिएशन आएगा। तो हम वेरिएशंस डिस्कस कर रहे हैं। नरेश है मेरे पास एक, और कौन है दूसरा, गोपी है, और तीसरा कौन है, सारनाथ है ना। 3 लोग हैं, नरेश, गोपी और सारनाथ। इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया कितना, 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का और 20,000 रुपये का। ठीक है, तो नरेश की हम पहले बात करते हैं। नरेश ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये, और पूरा क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते रहते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स गोपी विड्रू एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहे क्या बोल रहा है, गोपी ने लगाए कितने थे पैसे, 20,000 रुपये। गोपी ने 20,000 रुपये लगाए थे, बट ये 20,000 में से उसने 6 महीने बाद, कितना, 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद उसने कितने विड्रॉ कर लिए, 5,000 रुपये। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, ये पढ़ते हैं। 20,000 उसने लगाए थे, जिसमें से उसने 5,000 रुपये हटा लिए 6 महीने बाद। ठीक है, आफ्टर 3 मोर मंथ्स, मतलब इसके 3 महीने बाद, और मतलब 9 महीने हो गए अब इसके। आफ्टर 3 मोर मंथ्स सारनाथ ब्रॉट इन ₹10,000। तो सारनाथ ने पहले कितने लगाए हुए थे, 20,000 रुपये लगाए हुए थे। ठीक है, बट 9वें महीने में, ठीक है, इन्होंने सब स्टार्ट किया था t=0 पे। 6 महीने बाद गोपी ने पैसा निकाल लिया 5,000 रुपये, और 9 महीने बाद, कितना, 9 महीने बाद, 9 मंथ्स बाद, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि इसने निकाले थे, और 9 मंथ बाद सारनाथ ने क्या किया, 10,000 रुपये इन्फ्यूज करे इसमें, वो लेके आया 10,000 रुपये। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब t=1 पे, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड इज ₹36,000, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इन सब चीज़ों में। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है। वो कैसे आएगी, उसने कैपिटल कितनी इन्फ्यूज़ करी, और वो कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्फ्यूज़ हुई, है ना, वो कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्फ्यूज़ हुई, ये हमको निकालना है। इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकाल के हमको रेशियो लेना है, वही रेशियो होता है प्रॉफिट का। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, बाद में हम फिर वापस ले आएंगे, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। वाइट कर दिया इसको गलती से, सॉरी, ब्लैक कर देते हैं। हाँ, अब नरेश ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और नरेश ने कुछ भी ना एडिशनल लाया है, वो ना उसने विड्रू किया है। तो नरेश ने ये 10,000 रुपये कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किए, 12 महीनों के लिए। ये हो गए 12 महीने, क्योंकि हम मतलब टोटल 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल में मतलब हम 1 साल के बाद प्रॉफिट की बात करेंगे ना। तो टोटल टाइम अभी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 12 महीने तक की हम बात कर रहे हैं। तो नरेश ने 10,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 इंटू 12, कैपिटल इंटू टाइम, है ना। ये हो गया नरेश का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया नरेश का इन्वेस्टमेंट। अब वहीं गोपी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 20,000 रुपये इसने लगाए, जिसमें से 20,000 रुपये में से जिसमें से इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए 6 महीने बाद। ठीक है, तो अगर मैं 20,000 का ब्रेकअप करूं, तो मैं अगर 20,000 का ब्रेकअप करूं तो इसको मैं 15,000 लिखूंगा और 5,000 लिखूंगा। ये 5,000 रुपये और ये 15,000 रुपये। ठीक है, टोटल मिला के इसने 20,000 रुपये लगाए थे, बट ये जो 5,000 रुपये हैं ये इसने 6 महीने बाद निकाल दिए। इसका मतलब ये इसने 5,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए तो लगाए बस, है ना। इसने ये 5,000 रुपये बस 6 महीने के लिए तो लगाए ना। टोटल इसने 20,000 रुपये लगाया था स्टार्टिंग में, जिसमें से 15,000 का था और 5,000 का था। 20,000 को मैं 15 + 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से ये जो 5,000 रुपये हैं इसने विड्रॉ कर लिए थे 6 महीने बाद। तो इसका मतलब ये जो 5,000 रुपये हैं ये इसने कितने महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए तो लगाए ना, उसके बाद तो इसने निकाल लिया वापस। बट ये जो 15,000 रुपये थे ये इसने पूरे साल भर के लिए लगाए। तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि ये जो 15,000 रुपये हैं ये इसने 12 महीने के लिए लगाए हैं, और बाकी जो 5,000 रुपये थे ये इसने 6 महीने के लिए ही लगाए थे बस। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया क्या, 15,000 इंटू 12, क्योंकि 15,000 रुपये उसने 12 महीने के लिए लगाए थे, और जो 5,000 रुपये थे वो उसने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए, क्योंकि 6 महीने बाद तो उसने निकाल लिए पैसे, है ना। इसको हम प्लस करेंगे, मतलब 15,000 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 5,000,
ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही सारनाथ जो है, सारनाथ ने 20,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, बट इसके साथ वो और 10,000 रुपये उसने लगाए कितने महीने के लिए, ये इसने 10,000 रुपये ये कब लाया था, 9 महीने बाद लाया था। तो साल में अभी आगे कितने महीने बचे, 3 महीने और बचे ना, 9 महीने बाद इसने 10,000 रुपये लगाए थे, इसका मतलब 10,000 रुपये इसने आगे 3 महीने के लिए लगाए, क्योंकि टोटल हम 12 महीने की बात कर रहे हैं। तो 10,000 रुपये इसने कितने महीने के लिए लगाए, 3 महीने के लिए लगाए, ठीक है। तो इसका समेशन, अब हम इसको भी हम ऐसे ही सम कर देंगे, 20,000 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 10,000। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका हमको लेना है रेशियो इन तीनों का सॉल्व करके, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मिटार के मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो क्या था, नरेश, गोपी और सारनाथ, इसने लगाए थे 10,000 रुपये 12 महीने के लिए, इन्होंने लगाए थे 15,000 रुपये 12 महीने के लिए, प्लस 5,000 रुपये जो इन्होंने विड्रॉ कर लिए थे 6 महीने बाद, इन्होंने लगाए थे 20,000 रुपये 12 महीने के लिए, और फिर एडिशनल इन्होंने 10,000 रुपये लगाए कितने महीनों के लिए, आगे 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो इसमें से तो पहले जब हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो इसमें से जो 1000 वाला पार्ट है वो सब तो चला जाएगा, तो ये जो 3 वाला 3 0 है, इनको तो सबसे आप काट ही दो, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया और 3 कट गया, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इंटू 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, है ना, 15 इंटू 12 कितना होता है 30 और 15 180, है ना। 180 प्लस 6 5 30, दैट इज 210, यहाँ पे कितना आ गया 210 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 प्लस 30, दैट इज 270, ठीक है। अब फिर से इसको यहाँ हटा दो, इसको यहाँ, ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करो और फर्दर सिंप्लीफाई करो, 12:21:27। अब फिर से ये 3 से सब डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12, 3 7 21, 3 9 27। तो ये रेशियो कितना है प्रॉफिट्स में, 4:7:9। समझ में आ गया। नरेश का इन्वेस्टमेंट इस टू गोपी का इन्वेस्टमेंट इस टू सारनाथ का इन्वेस्टमेंट, इन सब का रेशियो कितना है 4:7:9, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है, अब ये टोटल प्रॉफिट कितना है 36,000। अब हमको 36,000 को डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो सिंपल है, जैसे हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में पढ़ा था, 4x ले लेंगे नरेश वाले को, 7x ले लेंगे किसको, गोपी वाले को, और उसके साथ 9x ले लेंगे किसको, सारनाथ वाले को। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 36,000। ये कितना आएगा, टोटल करो, 7 + 4 11, 11 + 9 20, तो 20x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 36,000। x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 1800, x इज इक्वल टू 1800। तो जब x हमारा 1800 आ गया, तो नरेश का कितना प्रॉफिट हो गया 4 × 1800, और गोपी का कितना हो गया 7 × 1800, और सारनाथ का कितना हो गया 9 × 1800। समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 8 4 32, 72 हो जाएगा, ये 77,200। उसके बाद ये 12600, और ये कितना हो जाएगा 16200, है ना। समझ में आया। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट्स का, एक्चुअली में किसको किसको कितना कितना प्रॉफिट मिला है। समझ में आ गया। आगे बढ़े हम इसमें, अब चलो, अब क्या बोल रहा है, इन अ बिजनेस PQRS आर 4 पार्टनर्स, P's investment is twice R's investment, Q's investment is 1/4 of the S investment, and P and Q invested equally. If the total profit at the end of the year is ₹13,000, then find the sum of the shares of P and Q in the profit. तो सिंपल है, ये तो पुराने वाले से तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 4 पार्टनर हैं, ठीक है, P, Q, R और S, 4 पार्टनर हैं। P का जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्वाइस है किसका, R का। Q का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 1/4 ऑफ S। उसके बाद P एंड Q इन्वेस्टेड इक्वली, मतलब P का इन्वेस्टमेंट और Q का इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसका मतलब 2R इज इक्वल टू S/4। इसका क्या मतलब है, R इज इक्वल टू S/8, या फिर S इज इक्वल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं, S इज इक्वल टू 8R, ये भी बोल सकते हैं, है ना। अब हम P, Q, R और S इन सब में रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालो P/Q/R/S।
इसको जब हमको रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं सबको, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एस बाई 4 है, तो Q आर के टर्म्स में कितना आ जाएगा, 8R बाई 4 दैट इज 2R, ठीक है। और P और Q तो खैर बराबर ही हैं, तो P को लिख देते हैं 2R, Q को लिख देते हैं 2R, R को लिख देते हैं R और S को लिख देते हैं 8R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2:2:1:8, ये रेशियो हो जाएगा PQRS का, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है 13,000 का, तो सबको प्लस कर दो। अभी P को मान लेते हैं 2x, Q को मान लेते हैं 2x, P और Q बराबर है, R को मान लेते हैं x और S को मान लेते हैं 8x। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 5 और 8 13, तो 13x इज इक्वल टू हाउ मच 13,000, है ना। x इज इक्वल टू 1000, करेक्ट। और ऐसे ही फिर P और Q का पूछा है कि सम ऑफ द शेयर्स ऑफ P एंड Q, तो P और Q तो बराबर है, P प्लस Q इज इक्वल टू 2P हो जाएगा। P और Q बराबर ही तो हैं, कोई भी एक का डबल कर दो तो आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 2x है, दैट इज 2000 है, इसका डबल कर दो, सम ऑफ शेयर कितना होगा 4000, ठीक है। समझ में आ गया। ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि पीछे वाला हमने अच्छे से किया है, इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। चलो अभी क्या बोल रहा है, एंथनी स्पेंड्स x% ऑफ हिज सैलरी टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑन फूड, 2x% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट, 3x% ऑफ द रिमेनिंग टुवर्ड्स वेरियस बिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहा है ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग है ये सबका ध्यान रखना है ना। 4x% ऑफ द रिमेनिंग टुवर्ड्स लोन रिपेमेंट्स इफ द एक्सपेंडिचर्स आर डोनेटेड एज F, T, B and L respectively. If x is 10 then what is the ascending order of these amounts? तो देखो एंथनी की सैलरी मान लो, एंथनी की सैलरी जो है वो लेट से 100 रुपये, परसेंटेज है 100 रुपये ले लेते हैं। अब एंथनी की सैलरी अगर 100 रुपये है तो इसमें से x% दैट इज x रुपीज़ कहाँ जाता है, फूड में जाता है, तो इसको हम f लिख देते हैं, ये फूड में जाता है। तो अभी x जब फूड में चला गया तो बचा कितना, बचा 100 माइनस x, है ना, रिमेनिंग यही बचा ना, x तो चला गया फूड में। अब इस रिमेनिंग का बोल रहा है 2x% ऑफ द रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट में जाता है, तो इसका 2x% मतलब 2x बाई 100 इंटू 100 माइनस x, ये कहाँ जाता है, ये जाता है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट में चला गया तो बचा कितना 100 माइनस x माइनस ये वाला पार्ट 2x बाई 100 इंटू 100 माइनस x, तो ये बेसिकली आ जाएगा 100 माइनस x, आप कॉमन ले लोगे ना तो ये इतना आ जाएगा 100 माइनस x इंटू 100 माइनस 2x डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ x इज 10, अच्छा इसमें x 10 दिया हुआ है, तो अच्छा x 10 दिया हुआ है तो इतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है, तो रुको ऐसा करते हैं, x पहले दिया हुआ है ना तो हम पहले x निकाल लेते हैं, ठीक है। x जो है वो 10% दिया हुआ है, ठीक है, x 10 दिया हुआ है, तो हम ज़बरदस्ती उतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, पहले हम कर लेते हैं कि 100 रुपये की सैलरी अगर है, जस्ट अ मिनट, तो अगर 100 रुपये की सैलरी है तो उसमें से कितना परसेंटेज जाता है फूड में, x%, यानी x जो है वो 10 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, x जो है वो 10 दिया हुआ है, तो 10% इसका कहाँ जाता है एक्सपेंडिचर में, मतलब 10 रुपये जाता है, 10 रुपये कहाँ जाता है फूड में जाता है, तो बचा कितना 90 रुपये। अब 90 रुपये में से 2x% यानी 20%, 90 रुपये का 20% कितना होगा 18 रुपये, तो इससे 18 रुपये कहाँ जाता है, 18 रुपये जाता है ट्रांसपोर्ट में, तो इसमें बचा कितना अब 72 रुपीज़ बचा, है ना, 90 माइनस 18। अब इसमें से 30%, इसमें से 30% कहाँ जाता है बिल्स में जाता है, तो इसका 30% करो, 30 बाई 100 इंटू 72 का 30% करो, कितना आता है, ये आ जाएगा 3 2 6 7 3 21 21.6 रुपीज़, है ना। तो 21.6 रुपीज़ जाता है किसमें, 21.6 रुपीज़ जाता है आपका बिल्स में, वेरियस बिल्स में, है ना। उसके बाद बचेगा कितना 72 में से 21.6 माइनस करो, कितना बचेगा 405, 50.4 बचेगा, है ना। अब इस 50.4 में से इसका 40%, इसका 40% कहाँ जाता है लोन रीपेमेंट में, तो इसका 40% करो, 40 बाई 100 इंटू 50.4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 0,
फिर उसके बाद और 0 आएगा और 8 आ जाएगा, है ना। तो कितना जाता है 10.08 इंटू 2 दैट इज 20.16 है ना। तो 20.16 इसका कहाँ जाता है, इसका जाता है 21.16 लोन में, एल जो है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करना है, मतलब जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, तो लोन सबसे पहले आएंगे, सॉरी अच्छा छोटे से बड़ा करना है, तो सबसे कम कहाँ खर्चा हो रहा है, फूड में, उसके बाद सबसे कहाँ कम खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद लोन में, और उसके बाद बिल्स में। तो बिल्स में सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया, सिंपल था, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है अब ये आगे। 3 merchants A, B and C marked 3 identical articles each of ₹2000। 3 मर्चेंट है, मतलब 3 बेचने वाले हैं, है ना, ए बी सी 3 बेचने वाले हैं। इन्होंने एक आर्टिकल का प्राइस रखा है 2000 रुपये। मार्क मतलब जो मार्क किया है, जो होता है ना मार्क तो होता है, MRP जिसको बोलते हैं, वो 2000 रुपये है, ठीक है। तीनों ने रखा है। ए सोल्ड हिज आर्टिकल्स आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% ईच। तो ए ने पहले 30% का डिस्काउंट दिया, तो हम पहले 30% का डिस्काउंट दे देते हैं इसके ऊपर। तो कितना आएगा, जब भी कोई डिस्काउंट देते हो ना प्रिंसिपल पे, जैसे इसमें लिखा है 30% का डिस्काउंट दिया, तो डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो, 100 माइनस 30/100, डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो। मतलब 70 बाय जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 70/100 इंटू 2000। ऐसे करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको जैसे मेरे को पता चल गया कि इसने पहले 30% का डिस्काउंट दिया इस पर, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 2000 में से इसका डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, 70% करूँगा, वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि 70% ऑफ 2000 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू, कर लो ना भाई इसको, 1400, ठीक है। फिर इसने 30% का डिस्काउंट दिया इस पर, तो अब मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट ही कर लूँगा, इसको पहले मिटा देता, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब अपन डायरेक्ट ही करेंगे, है ना। अब से हम डायरेक्टली करेंगे, अब डिस्काउंट जब भी आएगा ना तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। तो 2000 में 2000 में 30% डिस्काउंट इसने दिया है, तो अब पहले 30% डिस्काउंट के बाद क्या होगा, 70% ऑफ दिस दैट इज 1400, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे 30% डिस्काउंट दिया है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है ना, फिर क्या होगा 70% ऑफ दिस, है ना, 100 माइनस 30/100 दैट इज 70% ऑफ दिस। तो 70% ऑफ दिस हम कर लेते हैं, ये गया कितना आ गया, ये 7 4 जा, ये 980 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया, 980 रुपीज़ आ गया फाइनली, इसने 980 रुपीज़ में बेचा। अब बी का देख लेते हैं, बी सोल्ड हिज आर्टिकल आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20%। तो इसने पहला डिस्काउंट दिया 40% पे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 60% ऑफ दिस दैट इज 1200 रुपये। उसके बाद इसने 20% डिस्काउंट दिया, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 8, मतलब 80% ऑफ दिस, 80% ऑफ दिस क्या आएगा 8 टू 96, 960 रुपीज़, है ना। फिर ऐसे ही सी में क्या है, सी सोल्ड इज डिस्काउंट आफ्टर 50 एंड 10%। तो 50% डिस्काउंट लोगे तो बचेगा कितना, 50% दैट इज 1000। फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया है, तो फाइनल कितना बचेगा 90%, क्योंकि 10% तो कम कर दिया ना इसने, बचा 90%, तो 90% बचेगा दैट इज 900 रुपये। फाइंड द हाइएस्ट सेलिंग प्राइस, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस इसका है, ए का है, ठीक है। समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है। आगे बढ़ते हैं, इन अ बिजनेस ए बी सी डी आर 4 पार्टनर्स, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सिमिलर किया हुआ है ना। ए का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज थ्राइस ऑफ सी, बी का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1/3 ऑफ डी, तो डी का 1/3 है। उसके बाद ए एंड बी इन्वेस्टेड इक्वली, ए इज इक्वल टू बी। द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 16,000, टोटल प्रॉफिट 16,000 है। तो फाइंड द सम ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड सी, इसमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस सी फाइंड करना है। तो सिमिलर हमने अभी पीछे किया है ना, सबको एक किसी एक में कन्वर्ट कर दो, तो हमको अभी निकालना है इसमें ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी है ना। तो किसी एक को सब में कन्वर्ट कर दो, समझ में आ रहा है। एज इन्वेस्टमेंट इज थ्राइस ऑफ सी, बीज इन्वेस्टमेंट इज 1/3 ऑफ डी, है ना, एंड ए एंड बी आर इन्वेस्टेड इक्वली। तो इसका मतलब क्या है कि बी इज ऑल्सो इक्वल टू 3C, है ना, क्योंकि ए और बी तो बराबर है ना, ए और बी तो बराबर है। तो सबको किसी एक के फॉर्म में लिख दो, हम सी के फॉर्म में लिख देते हैं सबको, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, ए को 3C लिख देते हैं, बी को 3C लिख देते हैं, सी को तो सी लिखेंगे, और डी को क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 3C, है ना।
B इज इक्वल टू 3C, तो D इज इक्वल टू 9C, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9C, तो इसको कर देंगे हम 9C, तो ये क्या आ गया 3:3:1:9। अब आ जाएगा, अब ये 16,000 को हमको बस इसमें डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे 3x 3x x 9x है ना, 10 और 3 16, 16x इज इक्वल टू हाउ मच 16,000, तो x कितना आ गया, x आ गया 1000, ठीक है। a का कितना है 3x है 2, 3000 हो जाएगा, और c का कितना है 1000 हो जाएगा, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना ही सिंपल है, वो बस जो कंसेप्ट बताया ना वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अमर, भुवन एंड चेतन हैव सम मार्बल्स विद देम, ठीक है। भुवन हैज 20% मोर मार्बल्स देन अमर, तो हम कर लेते हैं, अमर के पास लेट से ए हैं, भुवन के पास बी मार्बल्स हैं, और चेतन के पास 3C मार्बल है, ठीक है। तो जो भुवन के पास मार्बल है वो क्या है 20% ज़्यादा है किससे, अमर से, तो अमर के पास जितने भी हैं उसको हम 20% प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमने वहाँ माइनस में किया था ना, ऐसे यहाँ पे भी होता है, कोई भी चीज़ 20% ज़्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है 120/100 टाइम्स ऑफ वो फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ जनरली हम ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें हम आप ऐसे करने बैठोगे, ये हम ऐसे करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसमें लिखा है कि भुवन हैज़ 20% मोर मार्बल्स, तो हमको पता चल गया कि 100 में हम 20 ऐड करेंगे, 120/100 टाइम्स होगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 120/100 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज़ 1.2 टाइम्स ऑफ ए, है ना, डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद चेतन हैज़ 10% लेस मार्बल्स देन भुवन, तो चेतन के पास 10% कम मार्बल है भुवन से, इसका मतलब चेतन के पास कितने हैं 90/100 टाइम्स ऑफ बी, है ना, 10% कम है ना। 100% अगर उतने ही होते 100% होते, अगर सारे ही होते 0% कम होता तो यहाँ पे 100 होता, तो वो बी के बराबर हो जाता, बट 10% कम है, यानी यहाँ 100 नहीं यहाँ 90 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.9b। अब क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद देम इज 328, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना है 328 है, तो सिंपल है ना ये। b का रिलेशन हमको पता है a के टर्म्स में 1.2a है, c का हमको b के टर्म्स में पता है, तो c का हम a के टर्म्स में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 0.9 इंटू बी कितना है 1.2a, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको बाय 10 कर दो, इसको बाय 10 कर दो, 9 2 18 108, दैट वुड कम आउट टू बी 1.08, है ना। तो अब बस a प्लस बी प्लस सी जो है वो 328 है, सबको a के टर्म्स में लिख दो, a प्लस बी कितना है 1.2a है, उसके बाद c कितना है 1.08a है, दैट इज इक्वल टू 328 है। तो अब बस प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.28a इज इक्वल टू 328, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू a कितना आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 100, a अगर 100 आ गया तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 120, और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 108। समझ में आ रहा है। तो भुवन के पास कितने हैं, भुवन के पास 120 मार्बल्स हैं, समझ में आ गया, सिंपल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन अ बिजनेस गीता एंड सीता इन्वेस्टेड इन द रेशियो ऑफ 4:5, तो गीता और सीता ने कितने रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4:5। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹72,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आया है 72,000, ठीक है। इफ सीता सैलरी इज इंक्लूडेड, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज 1:2, फाइंड द सैलरी ऑफ सीता। तो पहले तो ये जो प्रॉफिट है 72,000 का, इसको हम पहले डिवाइड कर देते हैं गीता और सीता में, तो गीता का मान लो 4x है, सीता का मान लो 5x है, तो टोटल मिला कितना है 72,000 है, ठीक है। 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72,000, और x कितना हो जाएगा 8 जा 72, दैट इज 8,000, ठीक है, x हो जाएगा 8,000। अब अगर x 8,000 हो गया तो गीता का जो शेयर है वो कितना है, अगर x 8,000 है, अगर x 8,000 है तो गीता का शेयर कितना है 4x है, दैट इज 4 इंटू 8,000, दैट इज 32,000, और सीता का शेयर कितना है, सीता का शेयर है 5x, 5 इंटू 8,000, दैट इज 40,000। अब वो बोल रहा है कि अगर सीता की सैलरी भी हम इंक्लूड कर दें, मतलब मान लो सैलरी सीता की x है, ठीक है,
तो अगर हम सीता की सैलरी भी इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा उसको प्रॉफिट, 40,000 प्लस सीता की सैलरी, मतलब अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी, प्रॉफिट नहीं, अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी 40,000 प्लस एक्स, और गीता की कितनी है, गीता की 32,000 है। तो रेशियो कितना हो जाता है, तो रेशियो 1:2 हो जाता है। यहाँ क्या मतलब है इसका कि 32,000 रुपये डिवाइडेड बाय 40,000 प्लस एक्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है, 64,000 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 40,000 प्लस एक्स, तो एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। तो जो सैलरी है किसकी, सीता की, सीता की सैलरी कितनी है, सीता की सैलरी है 24,000 रुपये। समझ में आ गया, सिंपल था ये, कोई टफ तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मॉक IIT JEE एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन है किसमें, IIT JEE के एग्जाम में। ईच करेक्ट आंसर फेचेस 4 मार्क्स। तो अगर आप सही करोगे तो आपको +4 मिल जाएगा, और अगर आप गलत करोगे देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो -2 हो जाएगा, सिंपल है। एंड अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मैं 0 लिख देता हूँ, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कितना मार्क्स हो जाएगा, 1 मार्क कटेगा, जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे उसका 1 मार्क्स कटेगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय अटेम्प्टिंग 120 क्वेश्चंस ऑफ विच 33.33 1/3% आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर दो इस चीज़ को, ये सब चीज़ें पता चल गई। अब 120 क्वेश्चन हैं आपके पास, जिसमें से 120 बाय अटेम्प्टिंग 120 क्वेश्चंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर। अच्छा सॉरी, आपके पास 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे जिसमें से उसने अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्ट किए 120 क्वेश्चन, और अनअटेम्प्टेड कितने रहे, जो अटेम्प्ट नहीं किए, अटेम्प्ट मतलब नहीं किया तो 30 क्वेश्चन हो गए, है ना, 150 माइनस 120 दैट इज 30। इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, करेक्ट। अब 120 में से क्या बोल रही है कि 120 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही नहीं है, तो 120 में से कुछ करेक्ट होंगे कुछ इनकरेक्ट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो इनकरेक्ट वाले दिया हुआ है 33 1/3%, तो इसको करो 100/3 हो जाएगा ना, 100/3% जो है वो क्या है, वो इनकरेक्ट हैं। तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 120 का 100/3% है ना, 100/3% कितना होगा, इतना, मतलब जो भी x बाई परसेंटेज में क्या होता है 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये हट गया। ठीक है, ये कितना आ गया 40। तो 40 क्वेश्चन बेसिकली उसने गलत किए हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन गलत किए हैं, और सही कितने किए हैं, 120 माइनस 40 दैट इज 80 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, 80 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना है, कितना आया, तो मार्क्स कैलकुलेट करो। सही क्वेश्चन कितने हैं 80, तो जो भी सही क्वेश्चन है उसके लिए 4 नंबर मिल जाएंगे, तो 4 × 80 कितने नंबर हो गए, 320 नंबर हो गए। उसके बाद जो भी गलत क्वेश्चन है उसके लिए कितने डिडक्ट होंगे, 2 नंबर, तो कितने गलत हैं 40 गलत हैं, तो इंटू 40 कर दो, कितना हो गया -80, तो ये 80 नंबर हमको हटाने पड़ेंगे। उसके बाद अटेम्प्ट कितने नहीं किए उसने, 30 अटेम्प्ट नहीं किए, तो उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा, तो यहाँ से कितना डिडक्ट हो गया -30। तो अब बस इसको सम कर दो, टोटल नंबर कितने आ गए, 320 - 80 - 30 दैट इज 320 - 110। तो 320 - 110 करेंगे तो कितना आएगा 210, है ना, ये अगर 110 माइनस करो भाई 210, तो उसके नंबर कितने आए, उसके नंबर आए 210, और ये 210 कितना परसेंटेज है टोटल नंबर का, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं 150 × 4, है ना, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, और अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे और आप सारे सही करोगे तो कितने कितने नंबर आएंगे, 150 × 4 दैट इज 600 नंबर, है ना। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो 600 हैं उसमें से कितने आए, उसमें से आए आपके 210, है ना, तो इंटू 100 हो जाएगा, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, कितना हो जाएगा बताओ भाई, कैंसिल करो इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, और ये 2 से जाएगा 35, तो कितना आ गया ये 35%। तो 35% मार्क्स आपको आए हैं इस पेपर में, समझ में आ रहा है, सिंपल था क्वेश्चन, है ना। ये नॉर्मल अपन एप्टीट्यूड में करते हैं, बचपन में ऐसे ही क्वेश्चन करते थे एप्टीट्यूड में, है ना, कोई टफ नहीं है। पहले तो ये एक बिलीफ लाओ अपने अंदर की क्वेश्चन टफ है नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है तो क्वेश्चन हो जाता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है ये, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 10%। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने इससे कितने कितने टफ क्वेश्चंस कर लिए अभी, है ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमने डिस्काउंट दिया है, मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि मान लो एक एक्स प्राइस पे बेच रहा है वो, है ना, एक्स मार्क्ड प्राइस है ना। उसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला 20% पे दिया, तो अब हम वो नहीं करेंगे। इसने 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया फाइनल प्राइस, 0.8x, है ना। 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो 100 माइनस 20 80, 80/100 0.8। फिर इसके बाद इसने 10% डिस्काउंट दिया किस पे, इस पे, तो कितना हो जाएगा फाइनल प्राइस, 0.9 इंटू 0.8x, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 72, तो 0.72x। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा मैं, अगर मैं डायरेक्ट बिना सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो मैं कितने का डिस्काउंट देता उसको, कितने का डिस्काउंट देता, 28% का, है ना। 28% का अगर मैं डिस्काउंट देता, तभी तो 100 माइनस 28 कितना आता, 72 आता, 72/100 दैट इज इक्वल टू 0.72x आता, है ना। तो कितना मेरे को डिस्काउंट देना चाहिए था, 28% का। सिंपल था, है ना। इस टाइप से आप चीज़ों को जल्दी कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर सफर्ड अ लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। तो मान लो एक आर्टिकल था, उसमें उसको लॉस हुआ है 15% का, मतलब कॉस्ट प्राइस के उसने उससे नीचे बेचा है। और कितना नीचे बेचा है, 15% नीचे बेचा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सी था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया उसका ये हो जाएगा आपका 0.785, है ना, 0.85। 15% का लॉस हुआ है ना, मतलब 100 माइनस 15 डिवाइड बाई 15, सॉरी डिवाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 85/100। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, मतलब इसका ये है कि उसने 15% लॉस पे बेचा है, मतलब ये है उसका सेलिंग प्राइस, ये है ना, कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे 15% लॉस पे बेचा है ना। तो 15% ऑफ सी हम माइनस कर देंगे, दैट इज ये कितना आ जाएगा 0.85 सी आ जाएगा। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, ठीक है, अगर उसने 100 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। मतलब कि अगर उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, सी प्लस 100 होता, 100 रुपये ज़्यादा होता, तो उसको प्रॉफिट हो जाता 5% का। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस सी प्लस 100 माइनस कॉस्ट प्राइस सी डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो होता है। ये चला गया यहाँ से, कितना आ गया यहाँ से, सी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2000। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2000। तो सिंपल है। तो इसमें तो पहले का ज़रूरत ही नहीं था कि 15% का लॉस हुआ है, इसमें पहली स्टेटमेंट में कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। इसने ये बोला कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर। अच्छा ओके 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 ओके, हमने ना यहाँ पे गलत कर दिया, पता है क्या गलत किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ गलत क्या किया मैं बताता हूँ अभी आपको। हमने कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट ऐड कर दिया ना उसको, बस कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट ऐड नहीं था भाई। वो बोला है 100 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा जो अभी बेचा है उससे 100 रुपये ज़्यादा, ना कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा। हम भी गलत कर देते हैं नहीं, चलो अब सही कर देते हैं। पर अब वो क्या बोल रहा है, उसने बेचा था 0.85 सी में, है ना, इस प्राइस पे उसने बेचा था। बट अगर वो इसी में 100 रुपये ज़्यादा बेचता, इसी से ही 100 रुपये ज़्यादा बेचता, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता, 0.85 सी प्लस 100, ठीक है, ये होता उसका सेलिंग प्राइस, ना कि सी में 100 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तब उसको प्रॉफिट होता 5% का। अब करो जस्ट अ मिनट, अब करो 5% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 0.85 सी प्लस 100 माइनस सी डिवाइड बाई सी इंटू 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5C इज इक्वल टू 100, ठीक है, माइनस 0.15, है ना, 0.85 माइनस 1 माइनस 0.85, ये आ जाएगा बाय 100, इधर आ जाएगा बाय 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0.05, है ना। तो अब आपको ये प्लस कर देना है इससे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.05, यहाँ पे प्लस करना है 0.15, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। तो 0.20 जो सी है दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये 5 आ जाएगा और सी आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्या बोल रहा है ये, अ मर्चेंट मार्क्ड हिज प्रोडक्ट, जस्ट अ मिनट, अ मर्चेंट मार्क्ड हिज प्रोडक्ट एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक मर्चेंट है, उसने अपना प्रोडक्ट को मार्क किया है कितने पे,
50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस मान लो C है, तो 50% ऊपर कितना हुआ 150/100, दैट इज 1.5 टाइम C है ना। 50% ऊपर यही हुआ, C प्लस 50% ऑफ C है ना, यही तो हुआ सिंपल लैंग्वेज में। तो दैट इज 150/100 दैट इज इक्वल टू 1.5 C है ना। ये आपको ये सब करना नहीं है वहाँ पे, ये वाला चीज़ इसको आपको तुरंत पता होना चाहिए। 50% अबव मतलब 1.5 C है ना, इस टाइप से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अ मर्चेंट सोल्ड हिज प्रोडक्ट एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस C है तो उसने कितने पे बेचा, उसने मार्क किया है प्राइस, उसने मार्क किया है 1.5 C पे, ठीक है। एंड देन अलाउड अ 50% डिस्काउंट बिफोर सेलिंग इट, तो इस पे उसने 50% का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा है ना। 50% का डिस्काउंट दिया मतलब 0.75 C हो जाएगा, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज 225, तो ये जो 0.75 C है जिस पे उसने बेचा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 225। तो यहाँ से C आ जाएगा क्या, C आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई 75, 75 3 आ जाएगा ये है ना। तो ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा C कॉस्ट प्राइस 300। अब बोल रहा है व्हाट इज अ प्रॉफिट और लॉस दैट ही मेड आउट ऑफ इट, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है क्योंकि उसने बेचा कितने पे था, उसने बेचा है 225 पे और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये का, तो उसको लॉस कितना हो गया, उसको लॉस हो गया 75 रुपये का, ठीक है। तो उसको लॉस कितना हो गया, उसको लॉस हो गया 75 रुपये का। समझ में आ गया। आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको क्लैरिटी आई होगी है ना। प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा, इतने सारे MCQs करे, पार्टनरशिप को भी हमने देखा, करेक्ट। तो आई होप दिस प्रेजेंटेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। कोई डाउट है तो हमको मेल करिए queries@thelaymanway.com पे, राइट। एंड अगले लेक्चर में वील स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशंस, करेक्ट। और इसके साथ ही साथ आप PYQ सॉल्व करते रहिए, जो परसेंटेज से रिलेटेड है आपको दिखेगा कि PYQs जो है ना वो इसी लेवल के हैं या फिर इससे नीचे ही हैं, है ना, इससे टफ नहीं पूछता है UPSC। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, है ना। लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।